दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान व अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुटनिरपेक्षता। इसके अंतर्गत हम गुटनिरपेक्षता के अर्थ, परिभाषा तथा इसकी विशेषताओं के साथ इसके ऐतिहासिक विकास, उपलब्धियों तथा महत्व के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों गुटनिरपेक्षता का सामान्य अर्थ है गुटों की आपसी राजनीति में न पड़ना तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तथा आर्थिक विकास पर बल देना। गुटों से आशय क्या है? तो गुटों से आशय है पूंजीवादी तथा साम्यवादी गुट, जिसमें पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ गणराज्य कर रहा था। दोनों गुट में शामिल जो देश थे वो शीत युद्ध के निलंबित मृत्युदंड जैसी स्थिति में जी रहे थे। ऐसे समय में एशिया और अफ्रीका के नवोदित देशों ने दोनों गुटों की गुटबंदी से दूर रहते हुए अपनी अलग गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया और इन देशों के कार्यक्रम को गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं विस्तार से आज का वीडियो। गुटनिरपेक्षता, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, ऐतिहासिक विकास, इसके पक्ष तथा विपक्ष में तर्क, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां और भविष्य। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुटनिरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम जॉर्ज लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया था। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी स्वीकार कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपने आप को सैनिक गुटों से दूर रखना तथा जहां तक संभव हो सैनिक दृष्टि से न देखना, ऐसी आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाना तथा दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। तो इससे स्पष्ट है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटनाक्रम को देखते रहना गुटनिरपेक्षता नहीं है। केवल आंख बंद करके विश्व घटनाक्रम को देखते रहना गुटनिरपेक्षता नहीं है। सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष लेने की नीति गुटनिरपेक्षता है। लेकिन गुटनिरपेक्ष देश वही हो सकता है जो गुटों से दूर रहकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यानी गुटनिरपेक्ष देश वही है जो दोनों गुटों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में न पड़कर और विश्व राजनीति में अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकती है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही की नीति का समर्थन करना। जॉर्ज लिस्का ने इसका सही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। इसका अर्थ है उचित और अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना, और गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह बताना जरूरी है कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। तो आइए जान लेते हैं गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ हम कैसे जान सकते हैं कि जब हम ये जान लें कि गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है। तो पहला है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। तटस्थता शब्द का प्रयोग प्रायः युद्ध के समय किया जाता है। युद्ध के समय तटस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। शांति काल में भी यह एक प्रकार से युद्ध की मनोवृत्ति को प्रकट करती है और यह उदासीनता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। तटस्थता उदासीनता या न्यूट्रल होने की दृष्टिकोण पर आधारित है और यह एक प्रकार की नकारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि गुटनिरपेक्षता का विचार सक्रिय और सकारात्मक है। इससे विश्व व्यवस्थाओं का बिना गुटों के भी समाधान किया जा सकता है। इस तरह गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय विचार है। गुटनिरपेक्षता युद्धों में शामिल होकर भी बरकरार रहती है। जैसे भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पड़े, फिर भी वह गुटनिरपेक्ष देश है। तटस्थता युद्धों में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। जैसे यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, क्योंकि वह न तो किसी युद्ध में शामिल हुआ है और न ही उसे किसी सैनिक संगठन की आवश्यकता प्राप्त है या सदस्यता प्राप्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है।
दूसरा है गुटनिरपेक्षता को समझने के लिए यह भी जानना है कि गुटनिरपेक्षता जो है वो अलगाववाद या पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है प्रायः अपने को दूसरे देशों की समस्याओं से दूर रखना। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले इसी नीति का पालन किया था, लेकिन गुटनिरपेक्षता अलगाववाद की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में स्वयं रुचि लेने व सक्रिय भूमिका निभाने की नीति है। उदाहरण के लिए भारत ने शीत युद्ध में किसी गुट में शामिल न होकर भी इस समस्या के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और दोनों गुटों में तनाव कम कराने का प्रयास भी किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद या अलगाव की नीति नहीं है। गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब आइए जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष देश कौन हैं। नॉन अलाइंड कंट्रीज यानी कि गुटनिरपेक्ष देश कौन कौन से हैं। तो गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो के विचारों को जानना जरूरी है। इन तीनों नेताओं ने 1961 में गुटनिरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित करने वाले 5 सिद्धांत दिए हैं। इन 5 सिद्धांतों का पालन करने वाले देश गुटनिरपेक्ष देश कहे जा सकते हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्ष देश वह है जो किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो। दूसरा है जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो। तीसरा सिद्धांत है कि जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता न करता हो। चौथा सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता का जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता हो। और पांचवा जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो। यानी जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनका गुटनिरपेक्ष देश जो हो सकते हैं उनमें ये 5 विशेषताएं जरूरी हैं। इन सिद्धांतों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसा देश जो सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक हो, गुटनिरपेक्ष देश कहलाता है। अब आइए जान लेते हैं गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं। गुटनिरपेक्षता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो गुटनिरपेक्षता का जन्म विशेष तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देशों के सहयोग से इस अवधारणा का पूर्ण विकास हुआ और आज गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक पूर्णतया विकसित और विस्तृत रूप धारण कर चुकी है। इसको समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानना बहुत ज़रूरी है। गुटनिरपेक्षता की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है कि यह सभी प्रकार के सैनिक, राजनैतिक, सुरक्षा संधियों तथा गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता जो है सभी प्रकार के सैन्य, राजनीतिक, सुरक्षा गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध के दौरान उत्पन्न सैन्य गठबंधनों जैसे नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध तथा नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हैं। ये शीत युद्ध या अन्य तनावों को भी जन्म देते हैं। इन्हीं से विश्व शांति भंग होती है, अतः इनसे दूर रहना तथा इनका विरोध करना आवश्यक है। तो गुटनिरपेक्षता की पहली विशेषता है सैन्य गठबंधनों से दूर रहना। दूसरी विशेषता गुटनिरपेक्षता की है कि गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध का विरोध करती है। भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग करने वाला तत्व मानते रहे हैं, इसलिए गुटनिरपेक्षता शीत युद्ध से दूर रहने की नीति का पालन करती है और शीत युद्ध के सभी तनावों को दूर करने का प्रयास करती है। तीसरी विशेषता है कि गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने में विश्वास करती है। उसका मानना है कि गुटबंदियां राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक हैं, इसलिए भारत हमेशा अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को आधार मानता रहा है। चौथी विशेषता है गुटनिरपेक्षता अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने तथा उन समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग देने की नीति है। पांचवी विशेषता है गुटनिरपेक्षता की कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आपसी सहयोग की नीति है। यह शक्ति के किसी भी रूप का खंडन करती है और राष्ट्रों के बीच तनाव और संघर्षों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आपसी सहयोग की नीति है। यह
शक्ति के किसी भी रूप का खंडन करती है और राष्ट्रों के बीच तनाव तथा संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। छठवीं विशेषता है कि यह राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का कूटनीतिक साधन नहीं है। यह युद्ध का लाभ उठाने के लिए किसी भी अवसर का विरोध करती है। और सबसे बड़ी बात कि गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक और गतिशील नीति है, जिसमें राष्ट्रों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करके राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का विरोध करने और उनके समाधान का प्रयास करके विश्व में अस्थायी शांति की स्थापना का प्रयास करने की नीति है। यह विश्व से अलग रहकर जीने की भी नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। यह एक गतिशील धारणा है जो भारतीय विदेश नीति व अन्य तृतीय विश्व के राष्ट्रों की स्वतंत्र विदेश नीति का आधार भी है। और गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी राष्ट्र की संप्रभुता को सुदृढ़ करने की भी नीति है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता में किसी भी राष्ट्र के आपसी या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किए जाने का भी नीति शामिल है। अब आइए देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को उत्पन्न होने या इसको प्रारंभ करने में अपना योगदान दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुटनिरपेक्षता की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होने लगी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भी तेजी से विकास होने लगा। 1961 में संस्थापक देशों सहित इसकी संख्या मात्र 25 थी, लेकिन आज यह संख्या 120 है। धीरे धीरे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया है और विश्व में नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र एक एक करके इसकी सदस्यता प्राप्त करते गए हैं। और उन देशों के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के पीछे कुछ कारण भी रहे हैं। तो कौन कौन से कारण रहे हैं कि देशों ने बहुत बड़े, यानी दुनिया के 2/3 देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्शाई है। तो इसके कौन कौन से कारण रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थन करने का जो पहला कारण था वो ये है कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 गुटों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र राष्ट्र साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रणेता रहे थे। और तृतीय विश्व के देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कष्टों को पूरी तरह से झेल चुके थे। यदि वे फिर से इन गुटों की सदस्यता स्वीकार करते तो हो सकता था कि वे फिर से साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के रूप में जकड़ लिए जाएं और उन्हें शीत युद्ध में घसीटकर पुनः पुरानी प्रक्रिया का अंग बना दिया जाए। इससे इनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए नवोदित स्वतंत्र अफ्रीका और एशिया के देशों ने किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया और गुटनिरपेक्षता की नीति में अपना विश्वास व्यक्त करके विश्व शांति का आधार सुदृढ़ किया। और इसी नीति के आधार पर नवोदित दुनिया के तृतीय विश्व के देशों ने अपनी स्वतंत्रता को बचाकर आत्मरक्षा का उपकरण बना लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाने का दूसरा कारण ये था कि शीत युद्ध का वातावरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव हुआ उससे तृतीय विश्व के देशों ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए सोचने पर विवश कर दिया और शीत युद्ध की स्थिति में प्रत्येक महाशक्ति अपने को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगी। ऐसे में होता ये कि तृतीय विश्व के देशों की स्वतंत्रता और आर्थिक विकास की अनदेखी कर दी जाती और उनको पुनः उसी युद्ध में या गुटबंदी में घसीट लिया जाता, जिससे इनका अपना स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता था। और इसीलिए इन देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तीसरा कारण ये था कि स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। ये राष्ट्र अभी हाल में ही स्वतंत्र हुए थे। जो एशिया और अफ्रीका के देश थे जो हाल में स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र विदेश नीति की आवश्यकता महसूस की। उनका मानना था कि यदि वे किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वे स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय नहीं ले सकते थे। गुटबंदी को स्वीकार करने का अर्थ यही होता अपनी स्वतंत्रता का त्याग। चूँकि ये देश अभी काफ़ी लंबे समय तक परतंत्रता और उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े थे, इसलिए इन देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया और किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का प्रावधान किया।
चौथा कारण था गुटनिरपेक्षता के समर्थन का गठबंधन राजनीति का विरोध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बंटवारा हो गया था और दोनों गुट जो थे वो शीत युद्ध के वातावरण में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सैनिक गठबंधनों का निर्माण करने में लगे थे और इस प्रक्रिया में अनेक सैन्य गठबंधनों और सैनिक संधियों का निर्माण हुआ। नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट ये सैन्य संगठन जन्म हुए। अमेरिका ने नाटो और सीटो तथा सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना करके विश्व में तनावपूर्ण वातावरण में और अधिक बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे नवोदित राष्ट्र और अधिक भयभीत हो गए थे। ये राष्ट्र इससे दूर रहना चाहते थे ताकि उनके राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान न पहुँचे। उन्होंने इन संधियों और गठबंधनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति व राज्यों की स्वतंत्रता के लिए भयंकर खतरा माना और इसका विरोध किया। इसलिए ये राष्ट्र किसी गठबंधन में शामिल होकर विरोधी गुट से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। यदि वे गठबंधन की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाते तो उन्हें अपने राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान करने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए उन्होंने गठबंधन राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया और इससे गुटनिरपेक्षता का आधार और भी मजबूत हुआ। राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की जो भावना थी उसने भी गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र राष्ट्रवादी भावना से लबरेज थे और इन देशों के मन में राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का विचार भी पैदा होने लगा था। इसके लिए ये देश स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना करने का प्रयास करने लगे और स्वतंत्रता के बाद ये राष्ट्र अपना ध्यान अपने आर्थिक विकास की ओर केंद्रित करने लगे थे। इसके लिए उन्हें गुटबंदी से और अपनी सुरक्षा के लिए आंतरिक पुनर्निर्माण की समस्या का समाधान करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति बहुत सही लगी और इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा इसका एक प्रमुख कारण आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। तो नवोदित राष्ट्रों के सामने अपना आर्थिक विकास करना सबसे प्रमुख बात थी, क्योंकि इनके पास प्राकृतिक संसाधन तो थे, मानव शक्ति थी, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए उचित तकनीकी ज्ञान का अभाव था। यदि वे किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो इससे दूसरे देशों से आर्थिक सहायता का और तकनीकी जो ज्ञान था उसको प्राप्त करने का मार्ग रुक जाता। इसलिए इन देशों ने दोनों गुटों में से किसी में शामिल न होने की नीति अपनाई और एक अपनी स्वतंत्र नीति गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। सातवां कारण था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना। तो सभी नवोदित राष्ट्र या तीसरी दुनिया के राष्ट्र चाहते थे कि बिना अपनी स्वतंत्रता के नष्ट किए और राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र भूमिका अदा की जाए। ये राष्ट्र जानते थे कि यदि वे किसी गुट में शामिल हो गए तो उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी और वे एक सीमित दायरे में बंध कर रह जाएंगे और उन्हें गुट के नियमों के अनुसार ही नाचना पड़ेगा। अपने वैचारिक स्वरूप को मजबूती प्रदान करने के लिए गुटों से दूर रहना ही उन्होंने अपने हित में माना। इसके अलावा युद्ध का भय और विश्व शांति का विचार भी गुटनिरपेक्षता को समर्थन देने का प्रमुख कारण था, क्योंकि शीत युद्ध का जो वातावरण था वो तनाव भरा था और सभी राष्ट्र किसी युद्ध में तो संलग्न नहीं थे, लेकिन यह मनोस्थिति और वैचारिकता का युद्ध था। इसके अलावा जो सैनिक प्रतिस्पर्धा या सैन्य गठबंधन बढ़ रहे थे इसने भी विश्व शांति को खतरा उत्पन्न कर दिया था और समस्त विश्व एक आतंक के संतुलन के वातावरण या संभावित मृत्यु के वातावरण में जी रहा था। नवोदित राष्ट्रों को तृतीय विश्व युद्ध का आभास होने लगा था और उन्होंने शीत युद्ध के तनाव को कम करके विश्व शांति के विचार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से तीसरी शक्ति के रूप में गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा देने का विचार किया। गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष शामिल देश ये अपने को दो शक्तियों से अलग एक तीसरी शक्ति के रूप में यानी गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे ताकि विश्व शांति की स्थापना की जा सके। गुटनिरपेक्षता का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आज विश्व के 120 देश जो दुनिया का 1/3 देश हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय से ही गुटनिरपेक्षता के प्रयास तेज होने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के 10 वर्ष बाद 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने मिलकर इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। जब इसका पहला औपचारिक सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था तो इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी, जो आज बहुत विशाल स्तर पर पहुंच गई है। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का कारण एशिया और अफ्रीका के सभी नवोदित राष्ट्र इसके सदस्य बनते गए और गुटनिरपेक्षता एक विचार से एक विशाल आंदोलन के रूप में तब्दील हो गई। यदि इसके ऐतिहासिक विकास पर नज़र डाला जाए तो सबसे प्रमुख बात यह उभर कर आती है कि सबसे पहले भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया, घाना आदि देशों द्वारा इसे विदेश नीति के मूल सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। 1947 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आवश्यक सामग्री या आधार सामग्री उपलब्ध करा दी गई। आगे चलकर 1955 में एशियाई अफ्रीकी सहयोग संगठन बांडुंग सम्मेलन में इसकी शुरुआत करने के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। इस सम्मेलन में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व सहयोग की भावना ने गुटनिरपेक्षता का महत्व अनुभव करा दिया और 1956 में नेहरू, नासिर और टीटो ने गुटनिरपेक्षता को अंतर्राष्ट्रीय आधार प्रदान कर दिया। गुटनिरपेक्ष देशों ने संगठित होकर 1961 में बेलग्रेड में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो सैद्धांतिक रूप से गुटनिरपेक्षता का प्रथम व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। उस समय से अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां सम्मेलन बाकू, अजरबैजान में 2019 में संपन्न हुआ है। अब आइए देखते हैं गुटनिरपेक्षता के पक्ष में तर्क। गुटनिरपेक्षता के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि अनेक विचारकों का मानना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अनेक विकसित राष्ट्रों ने इस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि अब बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है, लेकिन उनका यह आरोप निराधार है। आज विश्व के अनेक देश शीत युद्ध जैसा तनाव झेल रहे हैं और ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता का महत्व स्वतः ही सिद्ध होता है। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है कि गुटनिरपेक्षता शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास करता है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती है, जो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परमाणु युद्ध के भय के वातावरण में अधिक उपयोगी है। गुटनिरपेक्षता शस्त्रीकरण और शस्त्रों की दौड़ का विरोध करती है और ये चाहती है कि निशस्त्रीकरण हो, जिससे विश्व शांति की स्थापना हो सके। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के किसी भी रूप का विरोधी है। यह विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है और इससे संकीर्ण राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ मिला दिए जाते हैं और इससे विश्व संगठनों की भूमिका में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है दोस्तों कि गुटनिरपेक्षता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी शीत युद्ध के दौरान थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 राष्ट्र इसको स्वीकार कर चुके हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के अनुसार संचालित करने पर जोर देती है। इसके कारण विश्व में अनावश्यक तनाव कम होते हैं और विश्व शांति का विचार सुदृढ़ होता है, जो संपूर्ण मानव जाति के हित में है। गुटनिरपेक्षता की दोस्तों कुछ उपलब्धियां, इसके बारे में जान लेते हैं कि गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी रही हैं। विभिन्न गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में अलग अलग विषयों पर व्यापक चर्चा की गई है और उनकी दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं। निर्गुट शिखर सम्मेलनों में कुछ सकारात्मक परिणाम निकाले गए, जो इस प्रकार से हैं। पहला ये था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला और इस दिशा में अनेक प्रयास भी किए गए ताकि महाशक्तियों को उन महाशक्तियों के चंगुल से छुटकारा दिलाया जा सके। दूसरा है शीत युद्ध को गर्म युद्ध में बदलने से रोकना। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने लगातार शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे विश्व तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से बच गया। तीसरी उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालना। तो शीत युद्ध जैसी भयावह स्थिति को टालने में तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी भूमिका निभाई ही थी। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की नीति के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को टालने में महत्वपूर्ण है। इससे गतिरोध और संघर्षों में कमी आई और काफ़ी संघर्ष कम हो गए हैं और स्वयं महाशक्तियों ने भी उनकी मध्यस्थता की सराहनीय भूमिका की प्रशंसा की है
और गुटनिरपेक्ष देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। तो इन देशों ने अपने सम्मेलनों में बार बार परमाणु अप्रसार और शस्त्रों को नष्ट करने के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। भारत विश्व शांति को मजबूत करने के लिए भारत ने जो पंचशील के सिद्धांत रखे थे उनको विश्व के अधिकतर देशों द्वारा सराहा गया और भारत के द्वारा रखे गए आणविक शस्त्रों के परीक्षण संबंधी सुझाव 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में अपना लिया गया था। इसके कारण भी निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। पांचवी उपलब्धि है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में भी वृद्धि हुई है और गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर एकता का परिचय देकर विश्व शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संयुक्त राष्ट्र की मदद की है। छठवीं उपलब्धि है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। तो गुटनिरपेक्ष देशों ने विकसित देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया कि वर्तमान विश्व व्यवस्था गरीब देशों के हितों की पोषक नहीं है, इसलिए एक नई अर्थव्यवस्था या नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें विकसित देशों के साथ साथ विकासशील और गरीब देशों के भी अधिकारों और उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि दक्षिण दक्षिण सहयोग में वृद्धि रही। तो 1976 में कोलंबो शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने पारस्परिक आर्थिक सहायता को बढ़ावा देने का आह्वान किया और इससे दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत हुई और विकासशील देशों ने आपसी सहयोग में वृद्धि करने के लिए इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आइए देखते हैं दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विफलताएं क्या है। कई विचारकों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्वहीन आंदोलन की संज्ञा दी है तो और इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं गुटनिरपेक्षता की प्रमुख विफलताएं कौन कौन सी हैं। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक है और क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों में भी आपसी तनाव व्याप्त है। वे इस स्थिति में नहीं हैं कि महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और न ही गुटनिरपेक्ष देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कोई बाध्यकारी साधन ही है। आज निरंतर गुट सापेक्ष राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्षता का काम करना कठिन हो गया है। इसलिए आलोचक गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध कुछ तर्क देते हैं। पहला तर्क ये है कि गुटनिरपेक्षता अव्यवहारिक नीति है क्योंकि सिद्धांत के तौर पे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों का विरोध करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वे अपने को उनसे ज़्यादा दूर नहीं पाते हैं। दूसरा तर्क ये है कि यह सुरक्षा की नीति नहीं है क्योंकि इसके पास आक्रमणकारी देशों को रोकने के लिए कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। तीसरी आलोचना का बिंदु ये है कि गुटनिरपेक्ष देशों के पास आर्थिक शक्ति का अभाव है और इन्हें आर्थिक मदद के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा आलोचना का बिंदु ये है कि गुटनिरपेक्षता एक अवसरवादी नीति है। आलोचक ये कहते हैं कि इसमें टिकाऊपन नहीं है और गुटनिरपेक्ष देश विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाते हैं और उनका ध्येय अधिक से अधिक काम निकालने की नीति और लाभ उठाने की नीति बनकर रह जाती है। इसके अलावा पांचवा बिंदु आलोचना का ये है कि स्वयं गुटनिरपेक्ष देशों में आपसी फूट और तनाव रहता है और ये देश सदैव एक दूसरे का शोषण करने पे उतारू रहते हैं। छठा बिंदु है आलोचना का कि आलोचक ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है और इसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि हवाना सम्मेलन 1979 में सभी गुटनिरपेक्ष देश 3 भागों में बट गए थे। ये देश ऐसे हैं जिनकी मूलभूत धारणा और विचारों में अंतर है, इसलिए इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसके अलावा गुटनिरपेक्षता का एक जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना ये की जाती है कि गुटनिरपेक्षता केवल आदर्शवाद का पिटारा है, इसका अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है और गुटनिरपेक्ष देश कई बार द्विपक्षीय मामलों को सम्मेलनों में उठाते हैं। इससे सभी देश पृथक पृथक देश की विचारधारा रखते हैं
कुछ देशों में तानाशाही है, कुछ देशों में लोकतांत्रिक विचारधारा है। तो इसमें सभी विचारधारा वाले देश एक में शामिल हैं, इसलिए इनमें खुद ही एकजुटता नहीं है। इसके अलावा एक आलोचना का बिंदु ये भी है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है और शीत युद्ध के दौरान जो दोनों महाशक्तियों में आपसी तनाव में कमी हुई थी वो गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों से नहीं बल्कि उनकी आपसी सूझबूझ से हुई थी। इसके अलावा आलोचकों का यह भी कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के दौरान तो ठीक थी, लेकिन अब जब शीत युद्ध के समाप्त हुए 1 दशक से भी अधिक हो चुका है, इसको जारी रखना एक बेईमानी है। अब आइए देखते हैं गुटनिरपेक्षता का भविष्य। दोस्तों, आज दुनिया के सामने सबसे प्रमुख मुद्दा सुरक्षा और विकास का है। सुरक्षा और विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये सुरक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी मामलों में है। आलोचकों द्वारा गुटनिरपेक्षता को अप्रासंगिक बताना अनुचित है, क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यह नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा शक्ति राजनीति का विरोधी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, शक्ति राजनीति का विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ था और आज सुदृढ़ तृतीय विश्व के महत्वपूर्ण आंदोलन का रूप ले चुका है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांति और समृद्धि का प्रमुख प्रोत्साहक बना हुआ है और यह तृतीय विश्व की एकता, स्वतंत्र विदेश नीति, विकासशील राष्ट्रों के अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि व अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। यद्यपि इसकी कार्यकुशलता में कुछ कमी आई है, लेकिन यह पूर्णतया महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं हो सकता है। आज गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। इसलिए गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति में एक नए विकल्प के तौर पर अपना स्थान बना रही है। आज तृतीय दुनिया के देशों के सामने सबसे बड़ा खतरा आर्थिक साम्राज्यवाद का है। बहुराष्ट्रीय निगमों के बढ़ते हस्तक्षेप से इन देशों के सामने अपनी स्वतंत्रता को बचाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नव औपनिवेशिक शोषण से बचने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन विकसित देशों पर दबाव बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो तृतीय विश्व के देशों के संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास में बाधा है और ये राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रहा है, उसको समाप्त करने में भी तृतीय विश्व के देश आपसी सहयोग देकर आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं। शस्त्र दौड़ वर्तमान विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है। शस्त्र दौड़ में कमी लाने के लिए तृतीय दुनिया के देश एकजुट होकर प्रयास कर सकते हैं ताकि इन देशों में घातक हथियारों का जमावड़ा न हो और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को पुरजोर बनाने के लिए उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग की वृद्धि करने के लिए भी गुटनिरपेक्ष देश महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ये देश संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और आज अमेरिका की दादागिरी की नीति का विरोध करने का साहस जो है वो नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही कर सकता है। इस प्रकार दोस्तों कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने, नव उपनिवेशवाद का विरोध करने, निशस्त्रीकरण और शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के लिए तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिकरण करने के लिए दबाव डालने के साधन के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है और गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी भूमिका में वृद्धि करने के लिए अपने आपसी झगड़ों और तनावों को समाप्त करने और उनको हल करने की ज़रूरत है। और आज तीसरी दुनिया के देशों के पास भी पर्याप्त आर्थिक साधन और तकनीकी ज्ञान है और इसका सदुपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान के आपसी फैलाव या आपसी प्रसारण की ज़रूरत है। और यदि तीसरी दुनिया के देश आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने सहयोग को बढ़ावा दें तो वो विकसित देशों के सामने एक चुनौती पेश कर सकते हैं और विकसित देशों के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। यदि तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो नाम या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा अंधकारमय है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों को इसकी सभी कमियों को दूर करना होगा, जैसे आपसी विवाद, सीमा विवाद तथा आंतरिक कलह को दूर करके ये देश एक सशक्त आंदोलन के रूप में उभर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
गुट निरपेक्षता क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसका महत्व तथा प्रासंगिकता पर आधारित यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।